मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने का एक तरीका ये भी है कि हम उनको एक्स्ट्रा से वो चीज़ें दे दें अगर सॉइल में वो प्रेजेंट नहीं है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम जानें कि फर्टिलाइज़र्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इन एंशिएंट टाइम्स जब इंसान ने गैदरिंग ऑफ फ्रूट्स को छोड़ के एडिबल प्लांट्स को एक्चुअली कल्टीवेट करना शुरू किया, यानी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, तो देन नोटिस कि अगर सॉइल को कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड कर दिए जाएं तो उससे प्लांट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। लाइक फ्रूट्स बड़े हो जाते हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, प्लांट्स ग्रोथ जल्दी करते हैं। तो उन मटेरियल्स को फर्टिलाइज़र कह दिया गया। फर्टिलाइज़र की ब्रॉडली 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट एट दैट स्पॉट, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते सॉइल में, या वो किसी एनिमल या प्लांट मटेरियल से हासिल नहीं किए जा सकते। उनको हम केमिकली मॉडिफाई भी नहीं करते प्लांट को देने से पहले। उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर एंड जिप्सम। अब यानी ये वो चीज़ें हैं जो नेचर में माइन से निकलती हैं, पहाड़ों में से खोद के निकाल ली जाती हैं। इनको विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम एज फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि मतलब मेन एलिमेंट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का, और वो प्रोवाइड करते हैं इनफ नाइट्रोजन टू द प्लांट ताकि सारे की सारी जो फंक्शनिंग है प्लांट की और जितनी भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म उसमें हो रही है, जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस में नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा सकें। अब ये जो हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दे डिज़ोल्व रेडिली इन वाटर, और ये उसकी वजह से अपटेक उनका आसान हो जाता है, क्योंकि प्लांट ने वैसे भी वाटर का अपटेक करना होता है। तो जो वाटर में डिज़ोल्व होने वाले फर्टिलाइजर्स हैं वो इजीली अपटेक हो जाता है उनका, और वो इजीली प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल मटीरियल। अब होता क्या है कि क्योंकि ये प्लांट और एनिमल मटेरियल से आ रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हैं और इनको ब्रेक डाउन के लिए टाइम चाहिए होता है, यानी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। इनकी एग्जांपल्स हैं मैन्योर एंड कंपोस्ट। ये इस तरह से बनती हैं कि जो डेड मैटर है, लीव्स हो गए समटाइम्स, जो एनिमल्स का वेस्ट है, काऊ डंग है, इस तरह की चीज़ें, उनको कंपोस्टिंग के लिए एक कंटेनर में डाल के बहुत अरसे के लिए दबा दिया जाता है। उसको उसमें से प्रोसेसेस होते रहते हैं, बैक्टीरिया उनको जो है वो कन्वर्ट करते रहते हैं फर्टिलाइज़र में, डिकम्पोज करते रहते हैं, उसके बाद इनको यूज़ कर लिया जाता है। बट स्टिल ये जो हैं ये रेडली अवेलेबल नहीं होते प्लांट के लिए। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र कि ये नेचुरल हैं, इसमें कोई हार्मफुल एडेड मटेरियल्स नहीं है, बट स्टिल प्लांट को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है टू टेक अप दोज। अब इनके कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो कि हमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से नहीं मिलते, यानी कि इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज, एरेशन जो होती है सॉइल की उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं, या जो सॉइल की एबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की, उसको भी ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हैं ये इंक्रीज कर देते हैं। फिर बात आती है एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर यूज। अब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे। जब हम इनको यूज करते हैं तो क्या एनवायरमेंटल हैजर्ड हो सकते हैं। पहली बात है कि दे अफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, के जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, और ये कॉज करते हैं फर्टिलाइज़र ओवर टाइम। अगर एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होता रहे तो एक टाइम आता है कि उस सॉइल में फर्दर कोई भी प्लांट या क्रॉप ग्रो नहीं हो सकता। फिर जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं दे मे कॉज एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है, तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हैं उनके यूज़ की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। फिर अमोनिया गैस भी निकल सकती है जो कि निकलती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की वजह से। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है वो सॉइल की एसिडिटी को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फर्दर बाद में क्रॉप्स को ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो हैं दे ऑल्सो कैन लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम्स बाय इंक्रीजिंग देयर रिप्रोडक्शन रेट। सो एक तरफ तो प्लांट को हेल्प आउट कर रहे हैं उसकी ग्रोथ में, लेकिन साथ साथ उनका ये मसला है कि वो पेस्ट को भी हेल्प कर रहे हैं उनकी रिप्रोडक्शन में, जिसकी वजह से वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल का प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। For these reasons, it is recommended that the nutrient content of the soil and nutrient requirement of the crop should be calculated before the application of inorganic fertilizers. यानी कि
उतना ही अमाउंट में फर्टिलाइज़र दिया जाए जितनी प्लांट को रिक्वायरमेंट है या जितनी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उससे एक्सेस में फर्टिलाइज़र्स बिल्कुल भी ना दिए जाएं। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, दे कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू नाइट्रेट लीचिंग और रन ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि वहाँ पे जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट और वो वहाँ से हमारी फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि एक्चुअली नहीं बनने चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं अगर वो एक्सेस अमाउंट में यूज़ हो रहे हैं तो वो भी कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। वो वहाँ पे मौजूद कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से हमारी डाइट का हिस्सा बना देते हैं कि दे आर टेकन अप बाय द प्लांट और प्लांट से वो हमारी डाइट तक पहुँच जाते हैं, यानी वो फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं जिन्हें एक्चुअली हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से प्लांट को जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो हम पूरे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइज़र्स। लेकिन फर्टिलाइज़र्स का यूज़ भी जो है वो एक कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, इट शुडंट बी एक्सेसिव।